70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋषभ शेट्टी। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में ऋषभ शेट्टी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रंबलम में मुख्य भूमिका निभाने वाली नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया है। वहीं मनोज बाजपेयी की गुलमोहर ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है। आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 84। आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत के 84 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। आगामी पैरालंपिक्स 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि भारत इन खेलों के लिए 84 एथलीटों के साथ अपना सबसे बड़ा दल भेजेगा। 17वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, रायपुर। 17वां दिव्य कला मेला रायपुर में शुरू हुआ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 17 अगस्त को रायपुर में 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन करेंगे। एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने किसे नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नागराजू मद्दिराला। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नागराजू मद्दिराला को नया वित्तीय सेवा सचिव नियुक्त किया है। पैतोंगतान शिनावात्रा किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड की संसद ने पैतोंगतान शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। 37 वर्षीय पैतोंगतान देश की 31वीं प्रधानमंत्री बनी हैं। हाल ही में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 अगस्त। हाल ही में इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस 17 अगस्त को मनाया गया है। दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया हर साल 17 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। देश ने जापानी कब्जे के अंतिम दिनों में 17 अगस्त 1945 को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की और उसके बाद 4 साल तक जो के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसके बाद उनके पूर्व औपनिवेशिक स्वामी द्वारा उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दी गई। हाल ही में भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8। हाल ही में भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीरिया। हाल ही में भारत ने सीरिया देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य बना है। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहाँ स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तेलंगाना। हाल ही में आनंद महिंद्रा को तेलंगाना में स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में आरबीआई ने किसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एस सुकुमारन नायर। हाल ही में आरबीआई ने एस सुकुमारन नायर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वियतनाम। हाल ही में भारत ने वियतनाम देश से आयातित स्टील पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में पंचायतों में महिला नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित की गई। हाल ही में किसे नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह। हाल ही में राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष 17 अगस्त को नेशनल पाइनएप्पल जूस डे मनाया जाता है। मलयालम फिल्म आट्टम को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल भाग लेगा। थाईलैंड की संसद ने पैतोंगतान शिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। 37 वर्षीय पैतोंगतान देश की 31वीं प्रधानमंत्री बनी हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कंतारा में अभिनय के लिए ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रंबलम में मुख्य भूमिका निभाने वाली नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया है। भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की वर्चुअल प्रारूप में मेजबानी करेगा। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। एरोस्पेस वैज्ञानिक और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत ए को 8 विकेट से हराया है। प्रसार भारती और संसद टेलीविजन के बीच संसद भवन परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अग्नि मिसाइल के जनक आर.एन. अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि ऋषभ शेट्टी को कंटारा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 16 अगस्त को संसद में सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती और संसद टेलीविजन द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 17 अगस्त को भारत ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। सरकार द्वारा कृषि के लिए भूस्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली शुरू की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पैतोंगतान शिनावात्रा को थाईलैंड की संसद ने देश का नया प्रधानमंत्री चुना है।
ब्रिक्स भागीदारों ने औद्योगिक दक्षता केंद्र का शुभारंभ किया। केंद्र ने अपतटीय खनिज अन्वेषण और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियम जारी किए। यमुना बाढ़ के मैदानों में सतत भूजल विकास के माध्यम से फरीदाबाद में जल आपूर्ति बढ़ाने के अध्ययन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जुलाई में भारत का माल आयात बढ़कर 57.48 बिलियन डॉलर हो गया। सरकार आयुष को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करेगी। गोविंद मोहन को नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। बिजनेस बढ़ाने के लिए 21 करोड़ का फंड बनाएगा भारत। 17 अगस्त को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ इवेंट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट को संबोधित करते हुए विकासशील देशों की फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर में चल रही अनिश्चितता पर चिंता जताई। ग्लोबल साउथ के इस इवेंट की मेजबानी भारत कर रहा है। पीएम मोदी ने समिट में शामिल देशों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बाकी दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में उन्हें पूरा समर्थन का आश्वासन भी दिया। उन्होंने विकास में भागीदार देशों की मदद के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत बिजनेस बढ़ाने वाली गतिविधियों के लिए 2.5 मिलियन डॉलर करीब 21 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड शुरू करेगा। ग्लोबल साउथ 100 से ज्यादा देशों का समूह है। ग्लोबल साउथ का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जिसमें एशिया और अफ्रीकी देश आते हैं। 2022 में जब भारत में G20 समिट हुआ तब G20 को नया ढांचा देने के लिए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ। भारत ने ग्लोबल साउथ की उम्मीदों, आकांक्षाओं और प्राथमिकताओं के आधार पर G20 एजेंडा तैयार किया। सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। 17 अगस्त को वायुसेना और सेना ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत 15,000 फीट की ऊंचाई पर आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब का सटीक पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह अपनी तरह का पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन था। भारतीय वायुसेना ने क्यूब को एयरलिफ्ट करने और सटीक पैराड्रॉपिंग के लिए अपने एडवांस वॉर प्लेन C-130J सुपर हरक्यूलिस का इस्तेमाल किया। आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब को भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म योजना के तहत विकसित किया गया है। इमरजेंसी या प्राकृतिक आपदा में भीष्म अस्पताल को विमान या हेलीकॉप्टर से उतारकर 8 मिनट में इलाज मुहैया किया जाता है। यह वाटरप्रूफ भीष्म अस्पताल सोलर एनर्जी और बैटरी से चलता है। इसमें एक्सरे मशीन, ब्लड की जांच, ऑपरेशन थिएटर और वेंटिलेटर की सुविधा मौजूद है। भीष्म में गोली लगने, जलन, सिर, रीढ़ की हड्डी की चोटें और फ्रैक्चर समेत कई मेडिकल सुविधा मिलती है। इसे 36 बॉक्स में तैयार किया गया, जिसकी लागत 1.50 करोड़ रुपए है। एक लोहे के फ्रेम में 36 बॉक्स हैं, जिनमें अस्पताल का पूरा सामान है। हर फ्रेम के बीच छोटा जनरेटर लगा है और 2 स्ट्रेचर मौजूद। सरकार ने सीनियर अफसरों को नई नियुक्ति दी। 16 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के विभाग बदले हैं। प्रेस रिलीज के जरिए 15 से ज्यादा अफसरों की नई नियुक्ति की जानकारी दी गई है। वे मौजूदा रक्षा सचिव अरमानी गिरधर की जगह लेंगे, जो 31 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। राजेश सिंह केरल कैडर के 1989 बैच के अधिकारी हैं। वे केंद्र सरकार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, कृषि समेत कई अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। राजेश अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी अमरदीप सिंह भाटिया राजेश सिंह की जगह पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सचिव होंगे। आईएएस अधिकारी नागराजू मद्दीराला को वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी को डीओपीटी सचिव नियुक्त किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के सचिव कटिकिथला श्रीनिवास अगले आवास और शहरी मामलों के सचिव होंगे। श्रीनिवास की जगह पंचायती राज मंत्रालय में विशेष सचिव चंद्रशेखर कुमार नए अल्पसंख्यक मामलों के सचिव होंगे। दीप्ति उमाशंकर को देश के राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर बिभास ने त्रिपुरा लोकायुक्त की शपथ ली। 16 अगस्त को रिटायर्ड जज डॉक्टर बिभास कांति किलिकदार ने त्रिपुरा के लोकायुक्त के रूप में शपथ ली। राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी ने अगरतला स्थित राजभवन में डॉ बिभास को शपथ दिलाई। बिभास कांति किलिकदार ने केएन भट्टाचार्य की जगह ली है। बिभास अगले 3 साल के लिए लोकायुक्त के पद पर कार्यरत रहेंगे। वे त्रिपुरा लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य हैं। बिभास त्रिपुरा सरकार के सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। उनके पास एनएसए पेंट्स और कोफेपोसा की भी सदस्यता है। त्रिपुरा लोकायुक्त विधेयक 2008 में पारित किया गया था। लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है। स्वीडन देशवासियों को देश छोड़ने के पैसे देगा। 16 अगस्त को स्वीडन ने अपने ही देश के नागरिकों को देश छोड़ने के लिए ऑफर दिया। स्वीडन की इमिग्रेशन मिनिस्टर मारिया माल्मर स्टेनगार्ड ने ये प्रस्ताव पेश किया है। स्टेनगार्ड ने कहा कि जिन्हें स्वीडन की संस्कृति पसंद नहीं है या फिर वे लोग जो यहाँ घुल मिल नहीं पाए हैं, वे स्वीडन छोड़ सकते हैं। पहले विदेश से आकर स्वीडन में बसने वाले नागरिकों पर ही ये नियम लागू होता था, लेकिन नए प्रावधान के तहत जन्मजात नागरिकों पर भी ये नियम लागू होगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक यदि कोई स्वीडिश नागरिक देश छोड़ता है तो उसे 10,000 स्वीडिश क्रोन 80,000 रुपये मिलते हैं। बच्चों को देश छोड़ने पर 40,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें किराए के पैसे भी मिलते हैं। ये पैसा उन्हें एक बार में ही देश छोड़ने से पहले मिल जाता है। नए प्रस्ताव के मुताबिक अब इसमें देश के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा। स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक 2024 में स्वीडन में आने वाले लोगों की संख्या कम हुई है। स्वीडन में प्रवासियों की संख्या 20 लाख से भी ज्यादा है, जो स्वीडन की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। प्रवासियों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कई पाबंदियां लगा चुकी है। स्वीडन में सीरिया, सोमालिया, ईरान और इराक से आए लोगों की आबादी काफी ज्यादा है। हेलो दोस्तों, तो आज है 18 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो डेली ऐसे ही करंट अफेयर ये जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।